नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के गिरने से 40 मजदूर कल से वहां फंसे हुए हैं। ताज़ा जानकारी ये है कि कल या परसों तक सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और कम से कम 5 से 6 दिन का ऑक्सीजन टनल के अंदर अभी है। ये जानकारी उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने दी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा इलाके में हुए इस हादसे के समय करीब 40 मजदूर टनल में थे। कल सुबह हादसे के बाद से उन्हें देर रात पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना पहुंचाया जा रहा है। साथ ही राहत बचाव दल उनसे लगातार वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस बल के जवान लगे हुए हैं। पूरी रात टनल के टूटे हिस्से से मलबा निकाला गया और ये काम अब भी जारी है। तो इन मजदूरों में झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के 8, उड़ीसा के 5, बिहार से 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड और असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर है। और अब आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि उत्तरकाशी के धसी निर्माणाधीन जो सुरंग है सिलक्यारा के बड़कोट इलाके में, ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इसमें से 40 मीटर का हिस्सा धंसा है। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और 40 मीटर का एक छोटा सा हिस्सा इसमें गिरा है और 40 मजदूर हमारे इन फंस गए हैं यहाँ पर। तो इनको पाइप से भोजन और पानी और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। लगभग 35 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। 40 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं और लगातार उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी टनल की अगर बात करें तो इस वक्त टनल में तमाम वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास वहाँ पर बिजली, पानी, खाना और हवा है। हवा यानी ऑक्सीजन भी है, क्योंकि 2 किलोमीटर के लंबे पैच में वो सभी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और लगातार जो उनसे बात की जा रही है, उनको जो मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो घबराए ना, और उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनको जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। एक अच्छी और बात है कि अब तक 21 मीटर पूरा मलबा बाहर निकाला जा चुका है और अभी 19 मीटर के करीब अंदर मलबा बचा हुआ है जिनको लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं और वो हर चीज़ की जा रही है ताकि इन मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। अभी देहरादून और ऋषिकेश से 800 mm के बड़े पाइप मंगाए गए स्टील के, जिससे ये अंदर, क्योंकि अभी हर चीज़ें यूज़ की जा रही है, टनल में बड़ी मशीनें लगाकर मलबा ज़रूर निकाला जा रहा है, लेकिन ये पाइप भी डाले जाएंगे। उनको उम्मीद है कि ये पाइप डालकर उन मज़दूरों को उन पाइप के ज़रिए बाहर निकाला जाएगा। फ़िलहाल अगर पूरे 35 घंटों की बात करें तो उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए थे। उन्होंने यहाँ पर आके जायज़ा लिया, टनल में वो खुद गए और टनल में आके उन्होंने तमाम जो यहाँ पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ और तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी है उनसे उन्होंने बात की है और ये भरोसा दिलाया है कि सरकार इनके साथ है और सभी मज़दूरों को, 40 मज़दूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। लगातार हर एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं और एक ही मकसद है कि कैसे भी उन 40 मज़दूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और दिवाली के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं ने आज से अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल पर वार किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली की और सभा को संबोधित किया। यहां भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। भारत माता की। इस बीच नर्मदा के तट की पावन धरा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पहले उन्होंने जावद में जनसभा की और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने पर जाति आधारित गणना कराएंगे। इसके बाद राहुल भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल उत्तर में
से भोपाल मध्य तक रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। राहुल कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ खुली गाड़ी में रोड शो किया। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम सहित सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस रैली में उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। और एक तीसरी तस्वीर जो हम आपको बताएंगे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश के गुना, दतिया और चंदेरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है। एक तो कल मना ली, एक 3 दिसंबर को जब कमल का फूल की सरकार बनेगी, और एक 22 जनवरी को जब राम लला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। आइए सुनते हैं नेताओं को। कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। जो चुनाव हमारे सामने है, मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव 17 तारीख को है, ये चुनाव केवल मनोज शुक्ला, मैंने इनका नाम नहीं लिया, अभी लूंगा, मनोज शुक्ला या किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में जमकर पटाखे चलाए गए। बीती रात 22 जगहों से पटाखों से आग लगने की खबरें भी आई हैं। हालांकि बीते सालों के मुकाबले आतिशबाजी कम हुई बताई जा रही है। कम आतिशबाजी का असर दिल्ली की आबोहवा पर भी दिखा। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली की अगली सुबह वायु प्रदूषण में इजाफा होगा, वैसा दिखाई नहीं दिया। आज सुबह सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 300 से कम दर्ज किया गया है, यानी हवा में प्रदूषण का स्तर खराब है। 300 से ऊपर जाने पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में चला जाएगा। और तो ये है सांसों का संकट। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बड़े इस प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9560055787। हम सबसे अच्छे सुझावों को यहाँ पर रखेंगे। तो कुछ सुझाव मैं पढ़ रही हूँ, हमारे पास सुझाव आए हैं, लगातार आ भी रहे हैं। नोएडा के नीरज चोपड़ा का सुझाव है कि डीजल गाड़ियों को बैन किया जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी दी जाए। कोलकाता से रचित कहते हैं कि लोगों के लिए सर्वाधिक परिवहन मुफ्त हो और पार्किंग बहुत महंगी की जाए। पुणे के गणेशन अय्यर का कहना है कि सभी BS3 गाड़ियों को बैन किया जाए। 2027 के बाद बस BS6 वाहन ही चले। और इंदौर के भुवनेश्वर शर्मा की राय है कि पंजाब हरियाणा से तालमेल कर किसानों को सही रास्ता बताया जाए। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक थिएटर में कुछ लोगों ने आतिशबाजी कर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बताया जा रहा है खतरे में डाली है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 देखने गए लोगों ने सिनेमा हॉल के अंदर जमकर ये आतिशबाजी की है। ये फिल्म तो हिट हो रही है, लेकिन इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, भगदड़ हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में हर रोज एक नया तनाव सामने आ रहा है, जहां एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर बार बार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक पन्नू ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू अब भारतीय उच्चायुक्त को निशाना बनाने की फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक पन्नू ने उच्चायुक्त संजय वर्मा के सिटीजन अरेस्ट करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उसने ऐसा करने पर नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। इससे पहले वो एयर इंडिया के यात्रियों के लिए भी चेतावनी जारी कर चुका है। दरअसल पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर 19 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले आईसीसी विश्व कप फाइनल के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट्स से सफर न करने की चेतावनी दी थी। इस वीडियो पर हंगामा होने पर कनाडाई सरकार और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा था कि वो संभावित आतंकी खतरे की जांच कर रहे हैं। ये मामला अभी गर्म ही था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक बार फिर भारत पर उंगली उठा दी और भारत पर आरोप लगाया कि उसने 40 राजनयिकों को निष्कासित करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। हालांकि भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि राजनयिकों को निकालने के मामले में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही एयर इंडिया की धमकी को लेकर भी मोदी सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुरक्षा को लेकर हमारी कई चिंताएं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो सामने आया था जो सुरक्षा की भारत में चिंताओं को बढ़ाता है, और हमने अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए अपनी स्थिति को साफ किया है। हमारा मानना है कि उन्होंने भी इसे पसंद किया है। उधर यूनाइटेड नेशंस में भी भारत ने कनाडा की जमकर पोल खोली है। भारत ने कहा कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया जा रहा है और कट्टरपंथी ताकतों को बल मिल रहा है। भारत ने कनाडा को ये भी याद दिलाया कि कैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा घरों पर हमले और हेट क्राइम कनाडा में तेजी से बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस खबर के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।